ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। स्वागत। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी और पूरी दुनिया में एक मानवाधिकार के समर्थक और पुरस्कर्ता के रूप में जिनकी पहचान आती है, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इनका जयंती दिवस है। और आज एक छोटी सी चर्चा हम आपके पास पहुंचा रहे हैं जो जयंती से ही जुड़ी हुई है कि बाबा साहेब की जयंती मतलब क्या, उसे कैसे समझें, कैसे जानें, कैसे मानें और कैसे मनाएं। इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। राष्ट्र चेतना प्रेरणा मंच और एक ऐसे कार्यकर्ता जो समाज शास्त्र से अपना नाता जोड़ते हैं, लेकिन मूल रूप से वनस्पति शास्त्र के प्रधान वैज्ञानिक रहे हैं। इस समय हम लोग बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर विनोद अनावरत सर से। आपको भी जोड़ते हैं सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत। सर, एक बड़े लंबे समय से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, बाबा साहेब की जयंती, उनका जन्मदिन सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में लोग मनाते हैं। लेकिन इस पूरे सेगमेंट में एक चीज़ ज़रूर नज़र आती है कि बाबा साहेब जो कि एक आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में, एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के रूप में और उसके एक ऐसे पुरोधा कि जो भारत को भारत बनाने के लिए काम करते हैं, उसे एक राष्ट्र बनाने के लिए एक संकल्पना बनाते हैं भारतीय संविधान के ज़रिए। आपको क्या लगता है कि बाबा साहेब का जन्मदिन उसी स्तर पर मनाया जाता है? नहीं, यदि हम भारत में देखते हैं, भारत में ही नहीं, भारत के बाहर, मतलब यहाँ से जो बाबा साहब को मानने वाले लोग बाहर गए, विदेशों में गए, अमेरिका हो या फिर लंदन हो और कहीं जगह, तो वो भी उनका जो फॉर्मेट है वो इंडियन फॉर्मेट है। मतलब कैसा? मतलब जिस फॉर्मेट में, नीले फॉर्मेट में मनाते थे जयंती, तो उसी प्रकार फॉरेन में, मतलब विदेशों में भी वो लोग मनाते हैं। लेकिन अम्बेडकराइट सेगमेंट में तो ये फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल आइडेंटिफाइड है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए कुछ लोग तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, इंटरनेशनल दलित डे के रूप में 14 अप्रैल मनाते हैं वो। इंटरनेशनल दलित डे, मतलब बाबा साहब, जैसा आपने पहले बताया कि मानवाधिकार के पुरोधा बाबा साहब है और दुनिया में उनका नाम वही है कि ऑपरेस्ट के लिए यदि नायक के तौर पर, तो इसलिए रोमा भी लोग उनको मानते हैं, जैसा आप जानते हैं। लेकिन हम लोग उन्हें उसी तरह से पेश करते हैं विदेशों में कि वो दलितों के उद्धारक के रूप में, और यही कारण है कि वो लोग इंटरनेशनल दलित डे के रूप में मनाते हैं। इसलिए जब नीले फॉर्मेट में जब भारत में थे तो वहाँ भी उस फॉर्मेट को भूलते नहीं है वो। क्या आप ऐसा मानते हैं कि ये कुछ ठीक नहीं है, या फिर इसको ठीक भी माना जाए क्योंकि बाबा साहेब का जो टारगेटेड पीपल रहा, जो डाउन ट्रोडन रहा, जिसके लिए बाबा साहेब ने बहुत काम किए? नहीं, बिल्कुल, बाबा साहब ने ऑब्वियसली भारत के शोषित पीड़ितों के लिए काम किया और बौद्धों के लिए भी काम किया, बिकॉज बुद्धिज़्म का पुनरुद्धार उन्होंने किया। लेकिन साथ ही सबसे महत्वपूर्ण काम उनका जो था, जो संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते और मेन आर्किटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, तो इसके बावजूद यहाँ उनको मानने वाले जो लोग हैं, जो एक तबका है, वो उनको नीले फॉर्मेट में पेश करता है और बड़ा प्राइड भी फील करता है नीले फॉर्मेट में। हाँ, बाबा साहब को चूँकि विदेशों में भी इंटरनेशनल दलित डे के रूप में जब मनाते हैं तो नीला फॉर्मेट होता है, और उसी प्रकार यहाँ भारत में भी उसी फॉर्मेट में लोग मनाते हैं। और यही कारण है कि बाबा साहब शोषित पीड़ितों के नेता थे, स्वाभाविक है, बौद्धों के भी नेता थे, पुनरुद्धार किया बुद्धिज़्म का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो भारतीय संविधान के निर्माता थे। लेकिन हम बोलने के लिए तो बोलते हैं, लेकिन उनके जन्मदिन पर हम कभी उस रूप में उनको पेश नहीं करते हैं। एक किसी जाति या यूँ कह सकते हैं किसी क्लास के नेता के रूप में उनको सम्मान व्यक्त करते हैं उनके लिए।
14 अप्रैल के दिन। तो क्या ऐसा नहीं माना जा सकता कि जो डाउन ट्रोडन तबका है या फिर जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, जिन कम्युनिटीज़ के लिए बाबा साहेब एक मसीहा के रूप में खड़े होते हैं, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट तो वैसा ही होता है और उनकी स्वीकारोक्ति भी वैसी ही है, एक्सेप्टेंस भी वैसा ही है, तो क्या ऐसा न माना जाए कि ये तबका बाबा साहेब से बहुत ज़्यादा जुड़ता है और वो तबका जो तबका कभी इसका हिस्सा ही नहीं रहा वो इससे दूर चला जाता है? ऑब्वियसली, बिकॉज फिर एक कल्चर बन जाता है और भारतीय समाज का सिस्टम इस प्रकार का है कि आप भी जानते हैं कि बेसिकली जातियों का समाज है और एक जिसको कहते हैं शेड्यूल कास्ट, कई सारी जातियाँ आती है, तो उनके मसीहा के तौर पर तो बहुत सब होकर आए थे। इट इज़ ऑब्वियस बिकॉज शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का निर्माण उनको करना पड़ा था। और लेकिन फिर इससे बाकी जो जातियाँ हैं या बाकी जो एज नेशनल पर्सपेक्ट में हम देखते हैं तो बाकी लोग जानते हुए भी कि बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया है और पूरे भारत को समता, स्वतंत्रता, बंधुता का जो प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, इसके बावजूद उन्हें लगता है कि ये इन्हीं के नेता है या इन्हीं के नेता के रूप में ही फिर बोलते दलितों के नेता के रूप में उनको सिंबलाइज किया जाता है। तो क्या इसमें कोई ऐसी संभावना बनती है कि सब लोग इस कार्य का हिस्सा बने? बिल्कुल, जैसे हम लोग तो क्या उसका उपाय देखते हैं आप? जैसे कि हम लोग मिलते हैं लोगों से और पूछते हैं और 14 अप्रैल के बारे में बात की, रैली के बारे में, तो हमने कहा कि आपको भी आना है, तो वो पहले सीधा बोल देते हैं कि नीले झंडे लेकर आप रैली निकालते हो तो इसलिए हम नहीं आएंगे। तो हमने कहा नीले झंडे लेकर रैली निकालते हैं लेकिन ना तो वो जानते ही कि वो झंडे का इस्तेमाल क्यों करते हैं और आपके लिए तो एक कल्चर बन गया है, मतलब नीले झंडे है तो आपके है तो इसलिए हम नहीं आएंगे, तो ऑब्वियस है। तो उनके लिए समस्या सिर्फ ये कल्चर की है? एग्जैक्टली कल्चर की है, क्योंकि नीला एक सामाजिक कल्चर है। अभी वो लोग जो इस्तेमाल करते हैं नीला फ्लैग वो नहीं जानते कि वो क्या है, इतना ही जानते हैं बिकॉज परंपरावश उन्होंने इतने सालों से इस्तेमाल किया उस फ्लैग। तो क्या ये इसे आप शेड्यूल कास्ट की एक कोई सांस्कृतिक पहचान मानते हैं? एग्जैक्टली वैसी बन चुकी है। यदि आप देखा होगा लास्ट ईयर या 1-2 साल पहले जब भीम आर्मी ने एक मोर्चा निकाला था दिल्ली में, तो वहाँ भी उन्होंने नीली टोपी पहनकर लिखा था भीम आर्मी और जय भीम। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट के लोगों का कल्चर है ब्लू कल्चर, नीला कल्चर। नीले कल्चर के तौर पर ही उनकी पहचान है और इसी पहचान के तहत फिर उनको प्राइड भी फील होता है, गर्व महसूस होता है। और फिर आप देखते हैं व्हाट्सएप और एफबी पर भी ऐसा होना भी तो चाहिए। नहीं, ऑब्वियसली देखिए, गर्व होना कोई गलत बात नहीं है, और लेकिन वो जाति का गर्व है, मैं बता दूं, और टूटे हुए लोगों का गर्व है। जाति का गर्व तो है ठीक है, लेकिन वो जानते ही नहीं है कि नीला जो गर्व है वो नीला गर्व टूटे हुए जातियों का गर्व है। भाई ये कोई जानबूझ कर टूटे नहीं थे, आप तोड़ा गया था आपको शूद्रों से। जब शूद्रों से तोड़ा गया था तो टूटे हुए रहना या टूटे हुए रखना ये दोनों गलत है। बिकॉज टूटे हुए रहना पसंद करना मतलब हम उस फॉर्मेट में रहने में बहुत संतुष्ट है। मतलब यहाँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो ब्रोकन मैन का थ्योरी जो है ये फिर से यहाँ एस्टैब्लिश होता जा रहा है। एग्जैक्टली। बाबा साहब तो चाहते नहीं थे, संविधान देने के बाद बाबा साहब नहीं चाहते थे कि ब्रोकन मैन के तौर पर हमारे लोग रहे। लेकिन और इसलिए तो आप जानते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो कंसेप्ट था वो इसलिए था, वो कंसेप्ट, लेकिन वो माना नहीं, हमारे लोगों ने माना ही नहीं, मतलब इम्प्लीमेंट करने की बात वो दूसरी रही। और यही कारण है हम देखते हैं कि हम ब्रोकन मैन के तौर पर जब खुद को प्रेजेंट करते हैं तभी प्राइड महसूस करते हैं। जब आप ब्रोकन मैन हो तो फिर दुश्मन का काम कर रहे हैं हम लोग। यदि हम ब्रोकन मैन का कल्चर प्रमोट कर रहे हैं और प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को, इसका मतलब दुश्मन को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ब्रोकन मैन में टूटे हुए लोग हैं। तो फिर इसका सूत्र क्या समझते हैं आप कि सब लोग इस जयंती उत्सव का या फिर इस पूरे कार्य का हिस्सा बने? नहीं, पहले तो उनको समझना पड़ेगा कि ये कल्चर आया कहाँ से। बाबा साहब तो चाहते नहीं थे इस प्रकार का टूटा हुआ कल्चर, टूटे हुए लोगों का कल्चर। ये कहाँ से आता है? ये कल्चर आता है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नेता जिन्होंने बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। हालांकि लोगों को भी पता नहीं है, आपने देखा होगा कि बौद्ध लोग मरने के बाद, खासतौर पर महाराष्ट्र में मरने के बाद, उनके पार्थिव पर नीला कपड़ा, नीली शाल ओढ़ी जाती है।
और यदि पूछो आप नीली शाल क्यों ओढ़ी जाती है तो वो इसका उत्तर बता नहीं पाएंगे, क्योंकि जानते ही नहीं है वो, क्योंकि परंपरावश ऐसा कर रहे हैं। उन्हें क्या पता कि नीला कपड़ा क्या होता है। उन्होंने जो देखा, लेकिन देखा क्या, जब बाबा साहब की अंत्य यात्रा निकल रही थी 7 तारीख को, 7 दिसंबर 56 में मुंबई में, तो दूर लोगों ने तो देखा कि भाई नीला कपड़ा ही कुछ है, वो कहाँ देखेंगे फ्लैग, लेकिन उस पर बाबा साहब के पार्थिव पर था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का फ्लैग, जबकि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का फ्लैग उनके पार्थिव पर डालना गलत था, अनुचित था। और उसके साथ और एक इंटरेस्टिंग बात जुड़ी हुई है, जब बाबा साहब का देहांत होता है उसके बाद वहाँ कौशलांजी जाते हैं तो वहाँ भिक्खू के चीवर का कपड़ा डाला जाता है उनके पार्थिव पर। लेकिन जब मुंबई में 7 तारीख को अंत्ययात्रा निकालते हैं बाबा साहब की, तो इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोग होते हैं, और वो जानते थे कि अभी 2-3 महीने मतलब मार्च 57 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो बाबा साहब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नेता के तौर पर उनका देहांत हुआ, इस प्रकार से प्रेजेंट करने की चाह में उन्होंने ऐसा कर दिया। लेकिन इससे क्या हुआ, बाकी लोगों ने यही देखा कि नीला मतलब कोई इंपॉर्टेंट कलर है, और जो भी उसके साथ एक इम्पोर्टेंस जोड़ना था वो जोड़ दिया गया। और फिर हम देखते हैं कि 10 साल उसके बाद देखते हैं 57 में आरपीआई का गठन होता है, 10-12 साल तक आरपीआई प्रभावी रहती है, उसके बाद उसका पतन होता है। उसके पतन होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो आरपीआई का फ्लैग है वहाँ से आरपीआई हटा देते हैं और वहाँ जय भीम लिख देते हैं, फिर बन जाता है वो जय भीम वालों का फ्लैग। फिर हमारे जो सीनियर्स थे या दादा वगैरह थे, उन लोग तो चूँकि आरपीआई से जुड़े हुए थे, तो फिर उनके सर पर आ गए नीले टोपी, और फिर बन गया नीला जो कलर बाबा साहब का कलर बन गया। और आप देखते हैं यही कारण है कि फिर 57 के बाद जो 57 में जो पुतले बने बाबा साहब के, उसके बाद तो 95% जो पुतले हैं बाबा साहब के वो नीले कलर में हैं। वो नीला, देखिए नीला के वो कलर नहीं है, मतलब बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि मैं बौद्ध 13 अक्टूबर की बात है, आप जानते हैं 13 अक्टूबर 56 की बात है कि रिपोर्टर पूछते हैं कि भाई बाबा साहब आप बुद्धिस्ट बन रहे हैं तो क्या आप इलेक्शन मतलब पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। वो कहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में जरूर हिस्सा लूँगा, सक्रिय रहूँगा, लेकिन मैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सदस्य नहीं रह सकता। मैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सदस्य नहीं रह सकता बिकॉज 30 सितंबर 56 में बाबा साहब ने उसको बर्खास्त कर दिया था। दिल्ली में जो मीटिंग ली थी बर्खास्त कर दिया था। और हाँ, सभी जानते हैं कि सितंबर महीना अक्टूबर के पहले आता है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि अक्टूबर माह में बाबा साहब दीक्षा देते हैं बुद्धिज्म की, और अक्टूबर के बाद दिसंबर महीना आता है, दिसंबर में उनका देहांत हो जाता है। तो दिसंबर में देहांत होने के बाद उनके पार्थिव पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जिस पार्टी का बाबा साहब ने जिस पार्टी को बर्खास्त कर दिया था, बर्खास्त की हुई पार्टी का फ्लैग उनके पार्थिव पर डालते हैं। बाबा साहब का यह अपमान ही था, लेकिन यह अपमान किया गया, यह अपमान किया गया और उसी अपमान की संस्कृति को हम ढो रहे। जबकि सभी जानते हैं कि 6 दिसंबर को उनके पार्थिव पर भगवा कपड़ा यानी चीवर का कपड़ा डाला गया था, और उसके बाद उस कपड़े पर मतलब जो फूल डाले गए थे, जो भगवा चीवर का कपड़ा था उस पर फिर फूल थे, उसके ऊपर फिर डाला इन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का फ्लैग। और तब से यह नीली जो संस्कृति है जो बनी, मतलब बाबा साहब से जोड़ दिया फिर नीला कलर। और फिर आप देखते हैं वर्तमान 14 अप्रैल के दिन फिर आप पूरे भारतवर्ष में देखते हैं कि पूरा नीला नीला हो जाता है। और यह अज्ञानवशी है, ये ऑब्वियस है कि नहीं, लेकिन अब ये जिस भी तरह से आया, लेकिन अब ये स्थापित तो हो गया है। हाँ बिल्कुल। तो अब इससे किसी अन्य समूहों के पास बाबा साहेब को ले जाने में, या फिर उनकी जयंती अन्य समूहों ने मनाने में, या फिर इस पूरी जयंती के कार्यक्रम में सारे समूह इकट्ठे होने में दिक्कत क्या होती है? देखिए, पहले तो जोड़ने की बात ऐसा नहीं है, मतलब 80 के दशक में देखते हैं आप, बाम से फिर उसके बाद 84 में बीएसपी बनती है। तो कांशीराम जी ने तो प्रयास किया था, मतलब उसी को आगे ले जाने का प्रयास किया था, नीले कल्चर को, लेकिन उन्होंने दायरा थोड़ा सा बढ़ा दिया था, मतलब अदर दैन एससी, मतलब उसमें एसटी और ओबीसी और बाकी रिलीजियस माइनॉरिटी भी लाने का, साथ में लाने का प्रयास किया था। और उनका बेस वही था, ब्लू ही उन्होंने अडोप्ट किया था, उनका फ्लैग का जो कलर था ब्लू ही था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत महत्वपूर्ण होता है, बाबा साहब कहते हैं इसके बारे में कि इन पॉलिटिक्स इमोशन एंड सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल आर मोर इम्पोर्टेंट दैन प्रिंसिपल एंड मेरे ख्याल से आइडियल्स। आइडियल्स और थेरी, वो शब्द है, आइडियल्स और थेरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उनकी भावना
और उनके संवेदनाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो उन्हीं संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए कांशीराम जी ने फिर बीएसपी का फ्लैग भी ब्लू रखा, क्योंकि उनका बेस शेड्यूल कास्ट का था और बाकी लोग भी आए थे, लेकिन तब भी शेड्यूल कास्ट का बेस या नीला बेस ये कोई कल्चर का बेस नहीं हो सकता था। यदि हो भी जाता तो वो बनता एक सोशल बेस, मतलब SC ST BC का बेस तो कल्चर का बेस क्या हो सकता है? हाँ, कल्चर का बेस, तो अभी कल्चर के बारे में यदि बात करनी है तो दो एस्पेक्ट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बाबा साहब को हम किस तरह से पेश करना चाहते हैं। यदि कल्चरल एंगल से बात करते हैं तो 6 दिसंबर के दिन एज ए बुद्धिस्ट उनका डेथ होता है, तो 6 दिसंबर के दिन यदि लोगों को लगता है कि बाबा साहब के प्रति सम्मान व्यक्त करना है, कृतज्ञता व्यक्त करनी है, तो फिर बुद्ध रश्मि ध्वज जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा मुंबई में चैत्यभूमि के आसपास जब जो प्रोग्राम होता है वहां तो पूरा नीला छाया होता है। मतलब तब भी अपमान, बाबा साहब का अपमान हमने 7 दिसंबर को जो किया वो अपमान जारी है। मतलब ये अपमान की संस्कृति जारी है। नहीं, लेकिन इसको अपमान कैसे कहें? अपमान इसलिए कहेंगे हम लोग क्योंकि बाबा साहब, देखिए, पहले बाबा साहब ने जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था, उसका फ्लैग बनाया था, उसका फ्लैग था लाल। उसका फ्लैग लाल था। लाल इसलिए था बिकॉज आप देखते उस वक्त आधी दुनिया में सोशलिज्म फिर मार्क्सिज्म छाया हुआ था, और उसी कॉन्टेक्स्ट में बाबा साहब ने उसका कलर लाल रखा था। और उसके पश्चात फिर 1942 में उनको शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना करनी पड़ी थी, उसका कलर रखा था उन्होंने ब्लू, और उसके बाद देखते फिर RPI। लेकिन लोगों ने ब्लू के साथ ऐसा एक पवित्र जोड़ दिया, सैक्रेडनेस। अब समाज विज्ञान में एक नियम होता है कि जिसे आप सैक्रेड मानते हैं उस पर सवाल नहीं किया करते। जिसको आपने सैक्रेड, वंस सैक्रेड ऑलवेज सैक्रेड, जिसको पवित्र घोषित कर दिया, हाँ, तो उस पर सवाल नहीं करते। लेकिन लोगों को यह पता होना बहुत जरूरी है कि बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो फ्लैग बनाया उसका कलर नीला ही क्यों दिया। इसका उत्तर फ्लैग में मिलता है हमें। बाबा साहब ने उस फ्लैग का कलर नीला क्यों रखा, इसका उत्तर फ्लैग में मिलता है। फ्लैग में इसलिए मिलता है क्योंकि वहां उस फ्लैग पर सितारे हैं, वो सितारे 11 है, 11 सितारे हैं। अब ये 11 सितारे समझने के लिए और फ्लैग का कलर नीला क्यों है समझने के लिए हमें क्रिप्स मिशन को समझना पड़ता है, जो 1942 में भारत में आया था। हालांकि वहाँ क्रिप्स मिशन के माध्यम से जो सिख है, मतलब माइनॉरिटीज़ भारत के, सिख है, मुस्लिम है, इवन रियासतें थी, उनकी बात या उनके हकों की बात कहने के लिए या उनके जो भी पॉइंट्स है सुनने के लिए क्रिप्स मिशन आया था। लेकिन वहाँ उस वक्त अनटचेबल्स, मतलब शेड्यूल कास्ट, उनका कोई मतलब सिग्निफिकेंस नहीं था या उनकी बात वहाँ दर्ज नहीं थी। तो फिर बाबा साहब कहते हैं कि देखिए, यदि शेड्यूल कास्ट के हकों की बात किए बगैर आप संविधान बनाते हैं तो हम उसे सम्मति नहीं देंगे, उसे मान्य नहीं करेंगे हम लोग। और तब फिर मजबूरन बाबा साहब की बात तो सुननी पड़ेगी, बाबा साहब की बात सुननी थी। और फिर लेकिन वहाँ देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस मानती थी कि ये तो शेड्यूल कास्ट मतलब हमारी है, मतलब हिंदू ही है, तो जब हिंदू है तो कांग्रेस देख लेगी क्या करना है। लेकिन बाबा साहब मानते थे कि एक शेड्यूल कास्ट एक अलग हिस्सा है हिंदुइज्म, जो आप कहते हैं ना हिंदू 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 है, लेकिन उसके बाहर के शेड्यूल कास्ट है, तो इसीलिए उनके हकों की बात यदि करनी है तो कांग्रेस अधिकारी नहीं है, उसके लिए हम बात करेंगे। लेकिन फिर ये बात आती है कि जब क्रिप्स के पास जाते हैं तो क्रिप्स पूछते हैं कि भाई आप नेता किसके हो, क्योंकि आप तो कौन सी पार्टी चलाते हैं, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, मजदूर पक्ष चलाते हैं। यदि और बात रखना चाहते शेड्यूल कास्ट की, यदि बात आप रखना चाहते शेड्यूल कास्ट की तो फिर आपका संगठन होना चाहिए शेड्यूल कास्ट वाला। अब मुझे बताइए क्या क्रिप्स का क्या मतलब है इसमें? क्रिप्स को कोई मतलब नहीं था, लेकिन जो गेम खेला गया था 1932 में, बाबा साहब ने जो अधिकार मतलब लाए थे वहाँ झगड़ कर, तब उन पर अधिकारों पर पानी फेरने के बाद कांग्रेस और फिर पुनः का पैक्ट देखते हैं हम लोग, और वही उसी बात को दोहराया गया 1942 में, क्योंकि बाबा साहब एक बड़े तबके के नेता बनना चाहते थे और इसलिए उन्होंने लेबर पार्टी बनाई थी। लेकिन ये कांग्रेस के लिए ये अच्छा नहीं था, मतलब कांग्रेस के लिए पोटेंशियल थ्रेट के रूप में वो देखते थे कि भाई इससे तो क्या होगा। और अच्छा हाँ, आप जैसे कि RPI की जब बात आगे देखते हैं आप हम लोग, तो वहाँ कांग्रेस विरोधी लोगों को साथ में लेने के बाद बाबा साहब कहते हैं, तो कांग्रेस ने तो भाप लिया था कि मतलब बाबा साहब की चाहत क्या है, तो कांग्रेस को पोटेंशियल डेंजर के तौर पर बाबा साहब
को देख रहे थे और इसीलिए उन्होंने गेम खेला क्रिप्स के माध्यम से। टेक्निकल जो मुद्दा उपस्थित किया उन्होंने, टेक्निकल मुद्दा था वो, क्योंकि नेता मतलब यदि बात रखना चाहते हो आप शेड्यूल कास्ट के अधिकारों की, तो फिर आप इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के माध्यम से बात नहीं रख सकते। और यही कारण था फिर 18 और 19 जुलाई को बाबा साहब को नागपुर में उसी साल 42 में अधिवेशन लेना पड़ा डिप्रेस क्लास मिशन का, और फिर 19 तारीख को उनको शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना करनी पड़ी। तो आप समझ सकते हैं बाबा साहब को कितना गुस्सा आया होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ कांग्रेस जिन्होंने 32 में गेम खेला था, वही कांग्रेस 42 में भी फिर उसी बात को दोहराती है। और इसीलिए बाबा साहब का जो गुस्सा है वहाँ रिफ्लेक्ट होता है वो फ्लैग के माध्यम से, क्योंकि फ्लैग नीला है और वहाँ सितारे हैं 11 सितारे, मतलब उस वक्त से 11 प्रांत थे, भारत के 11 प्रांत। तो जहाँ, और कांग्रेस पूर्व भारत में छाई हुई थी, तो जहाँ जहाँ कांग्रेस वहाँ हमारा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन आपको टक्कर देगा, यह बताने के लिए उस फ्लैग पर 11 सितारे हैं। और नीला जो परिप्रेक्ष्य है वो विशालता का नहीं है, जो हम बोलते हैं समता का कलर, विशालता का वगैरह बात नहीं, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है। और वो भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इन द सेंस कि कांग्रेस का प्रभाव जो क्षेत्र है, प्रभाव क्षेत्र है, उस कॉन्टेक्स्ट में नीला कलर बाबा साहब ने चुना है, वो कोई दूसरा उसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो ये जो सारी स्थिति है, लेकिन अब तो ये स्थापित है, तो राष्ट्र चेतना प्रेरणा मंच क्या सोच रहा है कि ये जो स्थापित पहचान है, इस स्थापित पहचान से कुछ अलग बात को सोच रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाह रहे, यही तो, बिकॉज देखिए बीमारी जिसको होती है उसी को ठीक करना पड़ता है, ठीक है। बीमारी मतलब जो भी एक कल्चर निर्माण किया हम लोगों ने, टूटा हुआ कल्चर, मतलब टूटे हुए लोगों का कल्चर निर्माण जो किया हम लोगों ने कलर के माध्यम से, तो उनको समझाना पड़ेगा कि ये बाबा साहब का कल्चर नहीं है। हालांकि ये बताया गया हमें बाबा साहब का कल्चर है, लेकिन बिल्कुल नहीं है, ये बाबा साहब का एंटी कल्चर है। क्योंकि मैंने इसके पहले भी बात की थी कि बाबा साहब जीवित होते, उनके रहते यदि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इस पार्टी की स्थापना होती, तो उस पार्टी का फ्लैग ब्लू कभी नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? बिकॉज परिस्थिति के हिसाब से फिर वो कलर बदलना जरूरी हो जाता है। बिकॉज आपने देखा कि पहले रेड फ्लैग था, फिर ब्लू हो गया, और चूंकि इंडिपेंडेंट इंडिया था तो ऑब्वियसली हो सकता था कि 3 कलर का फ्लैग हो, नेशनल कलर। जैसे कांग्रेस देखते हैं, कांग्रेस का फ्लैग 3 कलर का है, बीच में फिर पंजाब वगैरह, पहले चरखा था, उसके बाद पंजाब आ गया, तो इसी प्रकार का कुछ हो सकता था, 2 कलर का होता, वी डू नॉट नो। लेकिन वो ब्लू का कभी नहीं होता, क्योंकि ब्लू पहचान बन चुकी थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की पहचान बन चुकी थी। आप इस पहचान को सिर्फ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? नहीं, ये जो पहचान है सामाजिक पहचान पहले बनी, मतलब पहले एक्चुअली सामाजिक और राजनीतिक पहचान बनी, क्योंकि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से पहचान बनी कि पॉलिटिकल पार्टी की पहचान, और उसके बाद फिर ये बन गई शेड्यूल कास्ट के लोगों ने फिर उसे अपनाया, तो फिर बन गए सामाजिक पहचान। मतलब वो 2 in 1 पहचान है, सामाजिक प्लस राजनीतिक पहचान है। यदि यूपी में जाते हैं हम लोग और फिर नीले, मतलब वो समझ लेते हैं कि बीएस। आपकी ये मान्यता है कि इस पहचान के साथ ये जो जितना मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं या फिर वो माइनॉरिटीज़ हैं, जो पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, चाहे सोशल हो, ये माइनॉरिटीज़ इस पहचान के साथ आगे नहीं बढ़ सकती? बिल्कुल नहीं बढ़ सकती, ये वहीं रहेगी जहाँ थी। मैं पहले भी इसके तो क्या पहचान होनी चाहिए आप? इनकी पहचान देखिए, जब आप पॉलिटिकल पहचान है, पॉलिटिकल पहचान निर्माण ऐसे नहीं होती। पॉलिटिकल पहचान निर्माण करने के लिए पहले आपको सामाजिक स्तर पर बात करनी होती है। अब सामाजिक स्तर पर जो दायरा है, SC ST BC माइनॉरिटीज वगैरह वगैरह, वो एक अलग पहचान है। लेकिन पहले तो हमें जो हमारी जो पहचान बनाई है ब्लू वाली, उसके बाहर निकलना पड़ेगा। इस ब्लू पहचान से बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने के बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? भाई इस पहचान को फिर कौन सा पहचान देना? बिकॉज बाबा साहब को मानने वाले लोग तो बेस रहेगा, बिकॉज ऑब्वियसली है, क्योंकि वही चाहते हैं कि समता, स्वतंत्रता, भाईचारा भारत में स्थापित हो। यदि वो चाहते हैं तो ये पक्का मान लेना जरूरी है कि केवल उनके बलबूते ये हो नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल, हाईली इम्पॉसिबल। ये वो भी जानते हैं, हालांकि वो समाज नहीं जानता है, लेकिन नेता बहुत जानते हैं, बेहतर जानते हैं। लेकिन केवल जानने से बात नहीं बनेगी, केवल जानने से बात बिल्कुल नहीं बनेगी। समझना है कि हमें उनको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पेश करना पड़ेगा और राष्ट्रीय कल्चर में पेश करना पड़ेगा। मतलब तो फिर राष्ट्रीय संस्कृति का रंग कौन सा है या रंग कौन से है? ऑब्वियसली नेशनल फ्लैग है। आपको पता होगा 2 तारीख को जो जयंती निकलती है, 2 अक्टूबर के दिन गांधी बाबा की जयंती निकलती है ना, महात्मा गांधी की जयंती, तभी वो नेशनल फ्लैग में पेश करते हैं उनको। किसी वैश्य नेता के रूप में उनको नहीं पेश किया जाता। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि गांधी नेशनल थे,
भाई गांधी नेशनल थे तो बाबा साहब ने संविधान लिखने के बावजूद वो क्यों आप दलितों के नेता के रूप में आप पेश करना चाहते हो या नीले फॉर्मेट पेश करना चाहते हो? राष्ट्र चेतना प्रेरणा मंच किस प्रोग्रामिंग के साथ आगे बढ़ रहा है? नहीं, हम तो इसीलिए देखिए, हम अभी पिछले 2-3 महीनों से लोगों के पास जा रहे हैं, जो बीमार लोग मतलब नीली बीमारी जिनको लगी है उनके पास गए। हालांकि ऑब्वियसली फिर बता दूं मैं कि यहां हम पॉलिटिकल लोगों की बात नहीं कर रहे। पॉलिटिकल लोग हम तो कह रहे हैं कि आप अपना जो फॉर्मेट है नीला वाला इस्तेमाल करें, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ा विषय बन जाएगा। नीला फॉर्मेट मतलब नीले फॉर्मेट के बाहर आना ये उनके लिए अब संभव नहीं है। तो उनको जो सोचना है वो सोचे, उनको जो करना है नीले फॉर्मेट में करे, उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम सोशल बात कर रहे हैं, हम सोशल और नेशनल बात कर रहे हैं। सोशल बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस सोशल फॉर्मेट से बाहर निकलने के लिए क्योंकि इनको राष्ट्रीय फॉर्मेट में आना जरूरी है। और राष्ट्र की भावना यानी बंधुता की भावना है, अपनेपन की भावना, जिसको हम कहेंगे कि सुख और दुख में साथ आने की भावना। लेकिन वो भावना हम में नहीं है, हालांकि भारतीयों में नहीं है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन चूंकि हम लोग इन्फेक्टेड है, हम लोग उससे ग्रसित है, और इसीलिए आप देखते फिर खैरलान जी हो या फिर और कोई उत्तर प्रदेश की घटना हो, वहां तो बस हमारे दुख के साथ कौन होता है, मतलब हम जब दुखी होते पीड़ित होते हैं, हमारे साथ कौन होता है हमारे दुख में? हमारे दुख में वही होते हैं, नीले वाले ही होते हैं। आप पूरे भारत में देखिएगा। अब नीले वाले का दुख बनेगा, मतलब हम राष्ट्र की फीलिंग हमें है नहीं। राष्ट्र की फीलिंग कैसे निर्माण होगी? इसको निर्माण करने के लिए हमें कल्चर समझना पड़ेगा, हमें इस कल्चर से बाहर आना पड़ेगा। टूटे हुए कल्चर से बाहर आकर जोड़ने के कल्चर को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जोड़ने के कल्चर के साथ जाना पड़ेगा। और जोड़ने का कल्चर 14 अप्रैल के दिन ये नहीं हो सकता ब्लू वाला, वो होगा नेशनल फ्लैग, नेशनल कलर होना चाहिए, नेशनल कल्चर होना चाहिए। और हाँ, इसके लिए बाकी लोग भी जरूर आएंगे, फिर वो मुस्लिम हो, फिर वो ओबीसी हो, सिख हो, ईसाई हो, जरूर आएंगे। इस साल कम रहेंगे, अगले साल देखिएगा बड़े पैमाने पर सिख लोग भी रहेंगे और मुस्लिम भी रहेंगे और बाकी लोग भी रहेंगे। क्योंकि हम चाहते ही है राष्ट्र चेतना मतलब क्या है? अपनेपन की चेतना, सुख दुख में साथ रहने की प्रेरणा की चेतना उनमें निर्माण होना बहुत जरूरी है। और इस चेतना के बाद आगे की बात बनेगी। चेतना ही नहीं है राष्ट्र की, तो फिर हम लोग अपने घेटों में रहने वाले जो बात है ना, अभी घेटों वाली मानसिकता है। अब जो भी हम काम कर रहे हैं, मतलब जो हम 14 अप्रैल के दिन व्यक्त होते हैं, वो घेटों में व्यक्त होते हैं। तो घेटों के कल्चर से बाहर आने के लिए 14 अप्रैल का दिन बहुत बेहतरीन हम समझते हैं कि बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए व्यक्त किया जा सकता है। एग्जैक्टली हम कौन है, हम कौन? और इसलिए हम चाहेंगे कि इस रैली में दूसरा कोई फ्लैग ना हो, क्योंकि वो सामाजिक फ्लैग होगा, धार्मिक फ्लैग होगा। भाई बाबा साहब को 14 अप्रैल के दिन आप इस फॉर्म में क्यों पेश करना चाहते हैं? आपको उनको पेश करने के लिए अलग फॉर्मेट में बाकी भी दिन है। 6 दिसंबर का दिन है जिस दिन आप उनको प्रेजेंट करना है रिलीजियस फॉर्मेट में, क्योंकि एज ए बुद्धिस्ट उनका डेथ हुआ था। लेकिन अभी भी हमें कंफ्यूजन है कि मतलब क्या करना है, 6 दिसंबर को करना क्या है, 14 को क्या करना है, यहां तक कंफ्यूजन है। मतलब हमारी उम्र अब 65 ईयर्स है। बौद्ध बनने के बाद हमारी उम्र 56 से अभी 2022 65 ईयर्स हो गए, लेकिन अभी भी हम कंफ्यूज्ड है कि हम सोशल तो राष्ट्र चेतना प्रेरणा मंच ये चाह रहा है कि इस कंफ्यूजन से बाहर आए। बिल्कुल हम चाह रहे हैं इस कंफ्यूजन से बाहर आए और इस अपमान की संस्कृति से बाहर आए, बाबा साहब का सम्मान करें। देखिए कभी कभी हम गलती कर लेते हैं, किसी का अपमान भी करते तो हम फिर कहते हैं कि सॉरी सर, गलती हो गई मुझसे, हम कह देते हैं ना। लेकिन ये एहसास ही नहीं है। जब एहसास हम कराएंगे तो डेफिनेट लोग समझते हैं कि जरूर हमसे गलती हुई है, भूल हुई है, और इस भूल को सुधारने का काम सुधारा जा सकता है ऑब्वियसली। तो ये इस बातचीत को हमें यहाँ पर रोकना होगा सर। हम आपको याद दिला दें कि बाबा साहेब का बड़ा प्रसिद्ध वक्तव्य है कि मैं प्रथमतः भारतीय और अंततः भी मैं भारतीय ही हूँ। ये जो भारतीयता की बात जो बाबा साहेब के साथ जुड़ी है, उनके पूरी जीवनचर्या में दिखाई देती है। ये बात बिल्कुल सही है कि बाबा साहेब ने जो कार्य किया है वो कार्य निश्चित रूप से एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण का कार्य है। हम डॉक्टर विनोद अनावरत जी से ये बातचीत कर रहे थे और डॉक्टर साहब का ये बड़ा आग्रहपूर्वक कहना है कि अगर हम लोग घेटों वाली संस्कृति की ओर अगर बढ़ते चलेंगे, अपने अपने समूह में रहने वाली संस्कृति की ओर अगर बढ़ते चलेंगे, तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी और इससे एक राष्ट्र की भावना जिसे कहते हैं वो भावना कभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। उनकी मान्यता है कि राष्ट्र चेतना प्रेरणा मंच ये जब आगे बढ़ता है तो ये इसी भावना के साथ आगे बढ़ता है और इसी भावना के साथ और इसी संवेदना के साथ
वो बाबा साहेब को प्रस्तुत भी करता है। 14 अप्रैल पर एक विशेष कार्यक्रम के जरिए राष्ट्रीय चेतना प्रेरणा मंच अपने इस कार्य की ओर बढ़ रहा है। सर, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ।